नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विश्व का इतिहास प्रश्न पत्र बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स दोनों ही कक्षाओं में देखेंगे। और अभी तक हमने देखा कि अमेरिका की विजय और अंग्रेजों की हार का क्या कारण था। इसमें प्रमुख कारण था इंग्लैंड और अमेरिका में लगभग 3000 मील की दूरी, जातीय समानता, उपनिवेशों का सहयोग, उपनिवेशियों की शक्ति का गलत मूल्यांकन, जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों की जो नीति थी वो भी थोड़ी सी गड़बड़ थी, और इसके अलावा अन्य राष्ट्रों का सहयोग आदि प्रमुख कारण थे। अब हम ये देखेंगे कि अमेरिकी क्रांति का स्वरूप क्या था। अमेरिकी क्रांति का स्वरूप निसंदेह अमेरिका की क्रांति जनतंत्र के क्षेत्र में एक महान घटना थी। फिर भी इसके स्वरूप के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह परिवर्तन विरोधी तथा निवारक आंदोलन मात्र था, अर्थात अपनी स्थापना के समय से ही उपनिवेश जिन स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग करते आ रहे थे उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, तो उपनिवेश इसके निवारण के लिए उठ खड़े हुए। कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र का संघर्ष नहीं मानते हैं। उनका तर्क है कि उपनिवेशों में तो पहले से ही प्रजातंत्र विद्यमान था और अधिकांश लोगों को मताधिकार प्राप्त था। यह क्रांति तो अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष मात्र थी। संघर्ष का मूल कारण उपनिवेशों की माने अधिकार पर अंकुश लगाना था। इसके विपरीत आर पामर का मत है कि यह क्रांति शक्तिशाली ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिका का एक वास्तविक संघर्ष था, स्वतंत्रता का एक महान संघर्ष था। कुछ विद्वान इसे अमेरिका का मुक्ति संग्राम न कहकर इंग्लैंड के विरोधी यूरोपीय शक्तियों का इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष कहते हैं। उनका तर्क है, यदि इन शक्तियों का सहयोग उपनिवेश को नहीं मिला होता तो उपनिवेश कभी भी सफल नहीं हो पाते। गुडविन का मत है कि जब उपनिवेशों को फ्रांस, स्पेन आदि का सहयोग का आश्वासन मिल गया तभी उपनिवेश संघर्ष के लिए तैयार हुए। परंतु जब हम संपूर्ण घटनाक्रम और परिणामों पर मनन करते हैं तो ये क्रांति अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ही दृष्टिगत होता है। उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता में बाधक सरकार को हटाकर अपने ही लोगों के लिए सरकार बनाई। यह अपने ढंग का विश्व इतिहास का प्रथम मुक्ति संघर्ष था। अमेरिकी क्रांति के कुछ परिणाम हैं जो हम इस प्रकार देखते हैं। उपनिवेशों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। क्रांति से पूर्व अमेरिका में 13 उपनिवेश थे और ये आपस में और इनमें आपसी एकता और राष्ट्रीयता का अभाव था। परंतु क्रांति की सफलता ने 13 उपनिवेशों को एक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया और अब नव प्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से लिखित संविधान का निर्माण किया गया और 13 राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हुए संघीय शासन व्यवस्था को लागू किया गया और समय के साथ साथ नए राष्ट्र विश्व की प्रमुख शक्ति बन गए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। लिखित संविधान की अनेक विशेषताएं थी। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, परंतु मुख्य विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना थी। धर्म को राज्य से अलग रखा गया, जबकि क्रांति से पूर्व राज्य का धर्म से घनिष्ठ संबंध था। अब धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत कार्य माना गया, किसी धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया गया और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है अन्य उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की नीति में परिवर्तन। अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने से इंग्लैंड को अपनी अन्य बस्तियों को बचाने की चिंता लग गई। इंग्लैंड के नेताओं ने यह स्पष्ट अनुभव किया कि यदि शेष बस्तियों को अपने अधीन रखना ही है तो उन्हें बस्तियों के शोषण की नीति छोड़नी पड़ेगी। अतः इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों के प्रति नीति को बदलना पड़ा। इस परिवर्तन नीति के आधार पर ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जन्म संभव हो पाया। जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत।
अमेरिका की क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के सम्राट तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। उसके प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने अपना पद छोड़ा क्योंकि सारे देश में जॉर्ज और नॉर्थ की निंदा होने लगी। इंग्लैंड की असफलता के लिए इन दोनों को उत्तरदायी माना गया। जॉर्ज तृतीय ने इससे पूर्व इंग्लैंड के संवैधानिक शासन काफी प्रगति कर चुका था, परंतु जॉर्ज ने कुछ सफलता के बाद भूतपूर्व राजाओं द्वारा थोपे गए अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए। उपनिवेशों के हाथ से निकल जाने पर पुनः स्थिति बदली और संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठी। परिणाम स्वरूप राजा की शक्तियों पर अंकुश लग गया। छोटे पिट के लिए नया रास्ता साफ हो गया, जिसने कैबिनेट की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इस प्रकार अमेरिका के मुक्ति संग्राम ने इंग्लैंड के संविधान की रक्षा की और राजा की शक्ति को नियंत्रण में रखा। आयरलैंड का प्रभाव। इंग्लैंड की क्रांति का आयरलैंड पर भी प्रभाव पड़ा। फिलाडेल्फिया कांग्रेस की नकल करते हुए आयरिश लोगों ने भी इंग्लैंड से मुक्त होने का उपाय खोजने के लिए डैनगेनन में एक कन्वेंशन बुलाई और ब्रिटिश सरकार के सामने अपना मांग पत्र रखा। आयरिश लोग भी व्यापारिक प्रतिबंधों का अंत और स्वतंत्र आयरिश संसद की स्थापना चाहते थे। इंग्लैंड ने सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। 1780 में वहां के वाणिज्य कानून को समाप्त कर दिया गया और 1782 में पेइंग अधिनियम समाप्त कर दिया। इससे आयरिश लोगों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिल गई। बाद में व्यवस्थापिका को भी स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार इंग्लैंड की क्रांति ने आयरिश जनतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांस पर प्रभाव। इंग्लैंड के स्वतंत्रता संघर्ष ने फ्रांस को अत्यधिक प्रभावित किया। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय ने उनकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में भी उसे भारी खर्चा वहन करना पड़ा और बदले में कोई बड़ा उपनिवेश उसके हाथ नहीं लगा। यह ठीक है कि अपने कट्टर शत्रु इंग्लैंड को हराने से उसकी अहम को तो शांति मिल गई, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी, परंतु युद्ध में व्यय ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना दिया। इसी स्थिति ने फ्रांस की क्रांति का भी श्रीगणेश किया। विद्यार्थियों। फ्रांस के हजारों सैनिक और स्वयंसेवकों ने उपनिवेशों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। वहां उन्हें मालूम हुआ कि उपनिवेशी अपने राजनीतिक अधिकार के लिए इंग्लैंड के निरंकुश शासन व शोषण के विरुद्ध किस प्रकार संगठित होकर लड़ रहे हैं। जब ये लोग वापस स्वदेश लौटे तो उन्होंने अनुभव किया कि यदि वे दूसरे लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं तो क्या स्वयं अपने तथा देशवासियों के लिए राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या वे अपने देश को निरंकुश शासन से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। इस प्रकार के विचारों ने उनके दिमाग में क्रांति मचा दी और जब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रकार अमेरिका की क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति का भी मार्ग प्रशस्त किया। नमस्कार।